नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। और चलिए इसी के साथ आपका स्वागत करते हैं फिर से अपने इस चैनल पे। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लूसेंट का साइंस। साइंस में भी हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी गति पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है वो गति। इस गति में हम लोग देखेंगे सारे चैप्टर को, सारे पूरे चैप्टर को आज देखते हैं, जितना संभव हो सकेगा आज कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स या फिर कोई ज़रूरतमंद दोस्त है उनके साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं गति। तो गति चैप्टर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहती है। यहाँ इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिसमें अदिश नहीं है, एक सदिश होता है दिशा के साथ। अदिश मतलब जिसके में दिशा नहीं है, कि ये अदिश राशि कहलाती है। जैसे इसके उदाहरण में है, जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान में क्या है, द्रव्यमान तो आपका एक वजन है, मान लीजिए 4 kg का वजन है। ठीक है, तो वो 4 kg में उसका कोई दिशा नहीं है, वो एक जगह पड़ा हुआ है। जब तक उसको हम लोग दिशा देंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो ये इसीलिए अदिश है। ये हो गया चाल, हो गया चाल में भी कोई वो निर्धारित नहीं है कि किधर चलेगा, कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा। ठीक है, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, दूरी, ये सब आपकी अदिश राशियां हैं। इसको याद रखिएगा, दिमाग उसको इसको आप दिमाग में सेव करके रखिएगा। ये इन चीज को, जो उदाहरण है अदिश राशियों के, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, दूरी। ठीक है, नोट में कुछ बताया गया है, विद्युत धारा, ताप, ताप, ये सब अदिश राशियां हैं। ठीक है, ये सब सारी अदिश राशियां हैं। अब सदिश राशि को हम लोग देखेंगे। सदिश राशि, सदिश राशि को वेक्टर कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। बताइए, देखिए ये बोला ना, दिशा, सदिश, दिशा के साथ होता है, इसका अर्थ है ना, तो सदिश कहते हैं। जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि, ये सब क्या है, ये सदिश राशियां हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दिशा की ओर इंगित है। उनका चाल, उनका जो वेग है वो निर्धारित है कि वेग ऊपर की ओर जा रहा है, वेग नीचे, पुराने वेग से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो ये वेग, उसमें और जरूर पता रहता है। ठीक है, दूरी, दूरी किसी भी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग को दूरी कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही तेज भाग रहा है। अरे भैया एक देर ठहर जाओ, थोड़ी देर। दूरी, किसी भी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, ये सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, अब ये जैसे मान लेते हैं ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ठीक है, तो अब ये जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं ये दूरी है इन दोनों के बीच में। ये मान लीजिए 4 मीटर है या 4 किलोमीटर है, ये दूरी हो गई। ठीक है, ये क्योंकि इसका एक कोई दिशा भी नहीं है, किसी भी दिशा में हो सकता है। ठीक है, तो ये इसलिए अदिश राशि हुआ। इसका मान हमेशा धनात्मक में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी हम लोग ने देख लिया। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, यह एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम को आप शॉर्टकट कह सकते हैं ना।
शॉर्टकट दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर है। जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे ये ए बी ये सी है, ठीक है, या कहीं भी कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जो जा रहा है ये दूरी हो गई, मान लीजिए 4 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गई, तो ये 7 मीटर की दूरी हो गई। अब ये दूरी अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाती है, ठीक है, ये विस्थापन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूरी न्यूनतम दूरी, हालांकि हमने ये फोटो गलत बताया, मान लेते हैं हम लोग उसको दूसरे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ए बी और ये सी। अब इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो तुरंत पहुंच जा रहा है, शॉर्टकट हो जा रहा है, ये विस्थापन हो गया। इसको इससे मतलब नहीं है या दूरी से कैसे चले, बस ये यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ दिया, यही विस्थापन है। यहाँ से यहाँ इतनी दूरी तय किया, ये विस्थापन कहलाया। ठीक है, विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर में होता है हमेशा। ठीक है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, अगर ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये धनात्मक हो गया। वही वैसे ही अगर ये पीछे की ओर बढ़ रहा है मगर वो भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये ऋणात्मक हो गया। अगर कोई मूवमेंट ही ना करे तो ये शून्य अगर होगा तो उसका जो तय किया गया वो है मतलब दूरी है वो शून्य रहेगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए चाल की ओर आते हैं। चाल मतलब किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। बचपन में आप लोग हम लोगों ने सबने याद किया है ये। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये एक अदिश राशि है और इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, चूंकि आप पता है ना हम लोग की ये ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से या प्रति मिनट की रफ्तार से दौड़ रही है। अगर यही चीज अगर हम लोग और छोटा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये ट्रेन फलानी ट्रेन 100 मीटर 1000 मीटर प्रति सेकंड या जो भी है स्पीड से दौड़ रही है, ये इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को b चाल से तय करता है, v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है, तो इसका जो सूत्र होगा, इसका सूत्र हो जाएगा, तो इसका जो औसत चाल हम निकालेंगे वो हो जाएगा 2v1 प्लस v2। मान लीजिए पहला चाल हुआ, फिर वापसी वाला चाल हुआ। ठीक है, ठीक है, ये आगे गया, दो चाल हो गया, उन दोनों चाल का योग यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, और यहाँ पे योग आ गया। ठीक है, तो ये औसत चाल निकल जाएगा। इसी का दूसरा तरीका है, जब वस्तु अपनी यात्रा के आधी समय में v1 चाल से और शेष आधी दूरी जो आधी समय में v2 चाल से तय करती है, तो इसका औसत चाल किस तरीके से निकलेगा, तो v1 प्लस v2, वेग आपका v1 हो गया आधी दूरी और उसके आधी दूरी जो जिस स्पीड से चल रही है उसका बटे 2। हम लोग औसत पढ़ते थे ना, वो वही औसत तरीका है ये। ठीक है, अब आते हैं वेग पे। वेग, जब किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। कैसे पढ़ते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लीजिए पॉइंट ए सी है, ए है और बी है, ठीक है, तो अब ये दोनों का जो ये विस्थापन हो रहा है, ये एक दिशा की ओर जा रहा है कि बी से सी की ओर जा रहा है या पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, ये विस्थापन हो गया। जब क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु जो दूरी तय कर रही है उसके वेग को, जो दूरी तय कर रही है प्रति सेकंड, यानी कि समय भी इसमें सम्मिलित है और आपका वेग भी सम्मिलित है और दूरी भी सम्मिलित है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका वेग बन जाता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि क्योंकि एक दिशा के साथ चल रहा है, इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, त्वरण, एक्सेलरेशन, बाइक में एक्सेलरेटर होता है ना, वही एक्सेलरेशन है।
जब वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मात्रक याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो उसका त्वरण भी ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक में एक्सेलरेटर है, तो वो जो हम वेग परिवर्तन करते हैं, एकदम तेज से कभी तेज कर देते हैं, कभी ट्रैफिक आए तो स्लो कर देते हैं। ये जो वेग में परिवर्तन की जो दर है, इसी को त्वरण कहते हैं। यही चीज एक्सेलरेशन है। ठीक है। हम लोग जो यूज कर रहे हैं एक्सेलरेटर को या ज्यादा करते रहते हैं, यही है, यही तरीका है, तो यही चीज एक्सेलरेशन कहता है। वही अगर हम लोग धीरे कर दिए, ट्रैफिक में चले गए तो मंदन कर दिए, रिटार्डेशन कर दिए। ठीक है। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इसे गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है। प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। वक्र पथ को प्रक्षेप पथ या ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ठीक है। यह सदैव परवलयाकार होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया हुआ बम, तोप का गोला इत्यादि परवलयाकार में होता है। देखिए, इसको समझते हैं हम लोग। जब कोई किधर चले, जैसे अगर कोई भी चीज छोड़ा गया, जैसे यहाँ से तोप है, तोप से गोला छोड़ा गया, तो ये गोला ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। ठीक है। यहाँ से जब तोप से छोड़ा गया गोला, तो ये परवलयाकार होता हुआ ये अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है। ठीक है। तो चूंकि जो वस्तु है, ये जो पिंड है, या ये क्या कहते हैं, जो गोला है बम का, वो मोशन से तो गया, स्पीड से गया। जैसे जैसे उसके समय बीतता गया, वेग में परिवर्तन आने लगा। वेग में परिवर्तन का दर धीरे धीरे जैसे जैसे कम होता चला गया, वो वैसे ही उसी हिसाब से जहां इसका वेग कम हुआ उसी जगह पे जाके ये गिर गया। ठीक है। अगर वही कोई बड़ा तोप का गोला है तो वो और थोड़ी दूर जाएगा। ठीक है। मगर नियम सिद्धांत वही है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत ही आता है, ये परवलयाकार बनता है। जैसे मान लीजिए तीर चला, ये लंबा दूरी पे जितनी देर जितना वेग हो वो उतनी स्पीड से ऊंचाई पे तो गया, मगर जैसे जैसे वो उसका वेग में परिवर्तन आता चला जा रहा है, वो परवलयाकार तरीके से मुड़ता हुआ जमीन पे गिरता है। ठीक है। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है। ठीक है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 36 से 45 डिग्री का कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे ये क्या, तो ये 45 डिग्री का कोण बना हुआ है, मान लेते हैं। इसके हिसाब से वो ऊंचाई की ओर जाएगा, फिर ऊंचाई से फिर नीचे की ओर जाएगा जहां उसका लक्ष्य है। तो लोग जो भी तोप चलाते हैं या तीर चलाते हैं, तो वो उनको अनुमान होता है कि हम इतनी दूर चला रहे हैं, 45 डिग्री के एंगल से चला रहे हैं, तो वो कितनी दूरी पे जाके गिरेगा और अपने लक्ष्य को भेदेगा। ठीक है। प्रक्षेपण का कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। प्रक्षेप पथ का उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ये है, तो अब मान लेते हैं, इसको लाइन खींच लेते हैं ऐसे। ये जो उच्चतम बिंदु है, ठीक है, उच्चतम बिंदु ये इस तरीके से बना, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है। वेग और त्वरण के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती रहती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहते हैं।
अब जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, या आप इसको ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे मिक्सी, ठीक है, मिक्सी जब चलता है तो एक ही पूरे वृत्तीय पथ पे चलता है, उसका जो ब्लेड होता है एक वृत्तीय पथ पे लगातार चलता रहता है जब तक उसको हम लोग पावर दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये जो लगातार चल रहा है, एक समान गति से चल रहा है, उसको एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। अब आगे वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, वृत्तीय गति एक त्वरित गति है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है और त्वरण की दिशा वेग की दिशा में लंबवत होती है, ठीक है। जैसे वेग की दिशा अगर प्रत्येक बिंदु पे बदलती जा रही है, जैसे कोई भी भेजा गया, कोई तोप छोड़ा गया, ये जैसे 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 ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, उसकी वेग जिस दिशा में जा रही है उसका बिंदु भी उसी हिसाब से उसका वेग में भी परिवर्तन होता चला जा रहा है। जैसे डोरी से बंधे हुए पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के साथ डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रहित उड़ जाता है, करते करते जैसे हम कुछ उड़ा रहे हैं, उड़ाते हुए ऐसे उड़ जाता है, ठीक है। यही चीज बताना चाह रहा है, ये गोल 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 घूमता रहता है और जैसे ही टूट जाता है डोरी, वो एक ऐसे एक गति में निकल जाता है। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र में से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितनी कोण से घूमती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा एक सेकंड में जितनी कोण पे घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। जैसे ये वृत्त है, ये गोल है, अब इस एंगल से इस एंगल की ओर जाने में, ठीक है, जो प्रति सेकंड में गया है, तो ये जितना मूवमेंट हुआ प्रति सेकंड उसको हम लोग यहाँ कोणीय वेग कहेंगे। इतनी से इतनी दूरी चलने में, ठीक है, उसको कोणीय वेग कहेंगे। इसे प्राय ओमेगा से प्रकट किया जाता है, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी इक्वल टू टाइम, ठीक है। थीटा आपका कोण हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक चक्कर में एक कण 2 पाई है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 हुआ तो इसका 2 हो गया तो 360 डिग्री हुआ, ग्रेडियंट में घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग पर त्रिज्या r है, ठीक है, और एक कण एक सेकेंड में n चक्कर लगाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी वृत्त की परिधि गुणे n, n यहाँ पे क्या है, n है चक्कर, ठीक है, इक्वल टू हो गया 2 पाई आर एन, ठीक है, आर रेडियस हो गया, एन चक्कर हो गया, एक रोटेशन हो गया, ठीक है। यही उसकी रेखीय लीनियर स्पीड होगी, ठीक है, अर्थात v बराबर 2 पाई आर एन, यहाँ पे v यहाँ पर वो हो गया वेलोसिटी, 2 पाई आर एन चक्कर है और आर आपका रेडियस है, इसको टू यानी ओमेगा इंटू आर, ओमेगा मतलब हो गया 2 पाई एन, 2 पाई एन का वैल्यू जो है इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, तो ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई एन, ठीक है। तो अब इसको इसका अगर फार्मूला देखें तो रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल इंटू त्रिज्या, कोणीय चाल इंटू त्रिज्या, जो हुआ त्रिज्या। पाई के मान की गणना सबसे पहले हमारे महर्षि ऋषि आर्यभट्ट ने किया था। अब न्यूटन के गति के नियम को हम लोग पढ़ेंगे, तो लोग पढ़ाइए पहले से, बस बता देते हैं। न्यूटन की गति का नियम, भौतिकी में के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया से सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था, ठीक है। ये गति का नियम हालांकि हम ही लोग के किसी प्राचीन पुस्तक से लिया गया होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग उसके बारे में कोई डिटेल से वीडियो बनाएंगे। न्यूटन का प्रथम गति का नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है और वह विरामावस्था में रहेगी
और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कोई उस पर बाहरी बल लगाकर उसके वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। फिर से पढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में चली जा रही है, ठीक है, विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक उसको पे कोई बाहरी बल आके नहीं प्रक्षेपित होता है या नहीं लगाया जाता है, तब तक उसके चाल में उसके जो एक समान जो चाल है उसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, सीधी रेखा में चल रही तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक उसको कोई बाहरी बल लगाकर उसके वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यदि किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जा सकता है, किसी भी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा भी निकली है। ठीक है, प्रथम न्यूटन के प्रथम नियम से, गति के नियम से ही बल की परिभाषा निकली। बल का परिभाषा क्या है? बल वह बाह्य कारक है, बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। बल एक सदिश दिशा है, राशि है, इसका मात्रक है न्यूटन। इसका मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। बल वह एक बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में रखा हुआ है। जैसे ही जब उस पर कुछ परिवर्तन लगाते हैं, हम कुछ बल लगाते हैं तो उसके बल लगाते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है या उसमें परिवर्तन लाने की चेष्टा करते हैं, तो वो जो लगाया गया है बल, उसको उसे बल कहते हैं। ठीक है, जो हम उसको उसकी अवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसी कोशिश को, उसी बल को जो प्रयोग किया गया उसे बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण, ठीक है, ठहरी हुई गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चल जाने पर बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। जैसे अगर हम अचानक बाइक चला रहे हैं, बाइक खड़ी है, अचानक से एक्सीलरेटर लिए, तो जो पीछे बैठा वाला जो इंसान है वो अचानक से पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, चलती हुई मोटर कार में अचानक रुकने से बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्योंकि वेग आगे की ओर जा रहा है तो ब्रेक लगते ही हम लोग आगे की ओर, चूंकि शरीर हम लोग का मोशन में है। ठीक है, तो वो गाड़ी रुका तो हम लोग का जो ऊपर का जो धड़ है, बैठा हुआ नहीं, जो ऊपर का धड़ है, वो अचानक ब्रेक लगने से वो आगे की ओर झुक जाता है। ये भी जड़त्व इनर्शिया का एक उदाहरण है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण